Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Students Group. Today I am going to discuss with you another chapter of class 11th biology, biological classification. आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं, पर इसका रिलेशन डाइवर्सिटी के साथ भी है. हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, तो उसके साथ भी इसका कुछ रिलेशन है. लेकिन जैसे हम पढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन यू. तो क्या है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नीड फॉर दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन. जब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वर्ड को देखती हूँ तो मेरे माइंड में एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज दिस, व्हाई इट इज नीडेड. तो ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आज के लेक्चर के लिए आपके लिए है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? आप कुछ देख रहे हैं, ऐसे एक पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे. तो मैंने आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड में बताया था कि बहुत सारे एनॉर्मस नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 1.2 मिलियन स्पीशीज हैं एनिमल्स की, और 0.5 मिलियन अप्रॉक्सीमेट है ये, 0.5 मिलियन स्पीशीज हैं प्लांट्स की. एंड हर साल नई स्पीशीज ऐड होती जाती हैं. न्यू स्पीशीज प्लांट्स की ऐड होती जाती हैं, न्यू स्पीशीज एनिमल्स की ऐड होती जाती हैं. तो अप्रॉक्सीमेट नंबर इतना है, हर साल नई स्पीशीज ऐड होती जा रही है. तो कितना डिफिकल्ट हो गया ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा एनिमल है. कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. तो ये जो क्वेश्चन अराइज हुआ कि इतने सारे प्लांट, इतने सारे एनिमल स्पीशीज की नेमिंग कैसे हो, डिस्क्राइब कैसे किया जाए, तो इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़े? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की. ये जो मैंने आपको नंबर बताया है ना, 1.2 मिलियन स्पीशीज अप्रॉक्सीमेट एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स, इतनी स्पीशीज तो नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड हैं. इतनी स्पीशीज तो नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड हैं. इनका नाम भी पता है और इनकी डिस्क्रिप्शन भी पता है. डिस्क्रिप्शन किस फॉर्म में मैं बात कर रही हूँ? इनकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें पता है. फिर भी एंडलेस हमारे पास न्यूमरस नंबर है, क्योंकि हमें पता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज हैं. तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर of arranging organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, कैसे समझा जाए इसे? इट इज द साइंटिफिक प्रोसीजर. ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है. किस चीज का है? अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. आप इतने सारे स्पीशीज को नहीं नेमिंग कर सकते, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. तो क्या करोगे आप? साइंटिफिक प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे अरेंजमेंट करोगे ऑर्गेनिजम्स का. मे बी प्लांट स्पीशीज में भी एनिमल स्पीशीज. अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स? आपके फंजाई, आपके बैक्टीरिया, आपके फंजाई, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किस में करोगे? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में, on the basis of similarities and dissimilarities and placing the groups in a hierarchy of category. और सिंपल करते हैं थोड़ा. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज द साइंटिफिक प्रोसीजर. ये एक साइंटिफिक प्रोसीजर है
जो क्या बताता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। आप जो एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, मे बी प्लांट, मे बी एनिमल स्पीशीज, मे बी एनी अदर स्पीशीज विच इज लिविंग, it is the division or it is the arrangement of organisms into groups। आपने इनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे डिवीजन की? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। जब आपने इसको ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो उसके बाद आप उस ऑर्गेनिज्म को कहाँ रख दोगे? हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में। हायरार्की ऑफ कैटेगरीज मैंने आपको समझाया है चैप्टर 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट चैप्टर। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप इस पिक्चर को देखो, इसमें ना ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है हमारे सारे, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल, फंजाई। तो इन सब को मैंने ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, एंड आई हैव प्लेस्ड ईच इन हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। गॉट इट? सो क्यूरियोसिटी क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? ये आप खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे मुझे। Importance of classification. It is not possible to study every organism. देखिए मैंने भी एक रफ अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया आपको प्लांट और एनिमल स्पीशीज का। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। कैन यू स्टडी? आप हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल। स्टडी ऑफ 1 और 2 ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप है, उसके 1 या 2 ऑर्गेनिजम्स की आप आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, उसकी स्टडी कर लोगे, एंड दैट विल गिव द होल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ग्रुप। कहते हैं ना, क्लास में अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो अब ज़रूरी थोड़ा है 10 स्टूडेंट्स को आपने सिमिलर नेचर वालों को 5 में ग्रुप कर दिया, और जो दूसरे नेचर के थे बच्चे, अग्रेसिव थे, वो 5 में कर दिया, और जो काम एंड क्वाइट थे उनको 5 में डिवाइड कर दिया। आपने ग्रुपिंग कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी। अब ज़रूरी थोड़ा है कि आप 5 के 5 स्टूडेंट्स की नेचर आइडेंटिफाई करते फिरो कि किसका, इसकी नेचर ऐसी है, उसकी नेचर ऐसी। नो, जस्ट 1 और 2 स्टूडेंट, आप 1 या 2 स्टूडेंट्स की आउट ऑफ 5 आप उसके कैरेक्टर्स देखोगे, एंड दैट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप, राइट? तो सिर्फ एक आपको, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। सो क्या करते हैं हम फिर? स्टडी ऑफ 1 और 2 ऑर्गेनिज्म, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम करते हैं ग्रुप में से, तो वो क्या देता है हमें? दैट गिव्स अस द complete information about the group, right? So sufficient information about the essential features of a group, कैसा है, कैसे morphological characters हैं, कैसे body organization है, तो ये सारे characters जो है हमें, mode of nutrition क्या है, ये हमें कौन दे देता है? ये उसका कोई representative, ठीक है? तो इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब आपने ये लाइन लिखी है कि इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। आपने एक नए ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करनी है। कैसे करोगे? आप ग्रुप में से एक के फीचर्स देख लो, वही, क्योंकि आपने जो क्लासिफिकेशन की है वो क्लासिफिकेशन आपने किसके बेसिस पे की है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। तो आपको ये तो पता ही है कि ये जो ग्रुप में आपने डिवाइड किया है, इस ग्रुप के फीचर्स क्या हैं। तो जो आप एक नई स्पीशीज अगर आई है
तो उस नई स्पीशीज को अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है जस्ट आप उसका नेम करोगे पहले कि इसका नाम ये है, साइंटिफिक नेमिंग, उसके बाद आप उसकी क्लासिफिकेशन बताओगे, राइट। So it helps in the identification of new organism. So this is how new organism is identified, right? Objectives of classification. क्या objectives है classification के? To identify and describe all possible type of species. Objectives क्या है classification के? To identify and describe all possible type of species. Identify करना और उसको describe करना किस फॉर्म में? In the form of features. जैसे मैंने बताया अभी सेल स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो उसके बेसिस पे आपने क्या किया? डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई किया और डिस्क्राइब किया ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ स्पीशीज। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। कौन से फीचर्स? सिमिलर फीचर्स एज वेल एज dissimilar features. To arrange the species in various categories on the basis of similarities and dissimilarities. देखो आपको बार बार समझाया जा रहा है ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या है। एक बार बेस आप समझ जाओ फिर हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सो टू अरेंज द स्पीशीज इन वेरियस कैटेगरीज, ठीक है जी। तो आपने अरेंजमेंट कर लिया स्पीशीज का ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इनटू वेरियस कैटेगरीज और वेरियस ग्रुप्स। ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने इस ए ग्रुप में डाल दिया, और ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसको मैंने बी ग्रुप में डाल दिया। मैंने इसके फीचर्स देख लिए, इसके ये फीचर है 1 2 3, इसके भी ये 3 फीचर्स हैं। अब मुझे कोई कहे कि कैन यू आइडेंटिफाई बी? यस आई कैन आइडेंटिफाई। कैन यू डिस्क्राइब बी? आई कैन डिस्क्राइब आल्सो बिकॉज आई नो द फीचर्स, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर इसमें आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि मुझे पता चल जाए आपको क्या समझ नहीं आ रहा। क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो अभी तक तो हम जनरल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि ये सिमिलर फीचर्स ही हैं, and we were discussing about the similarities and dissimilarities, that the 1 2 3 4 these are the similarities among organisms, and 1 2 3 4 these are the dissimilarities. Now I am talking about the relationship among the different group of organisms. तो क्लासिफिकेशन किस में हेल्प करती है? इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो रिलेशनशिप आगे इसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे। फाइलोजेनेटिक जब मैं आपको टीच करूंगी तो उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या है क्लासिफिकेशन किस में हेल्पफुल है? इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखो आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, दोनों डिफरेंट है, पर उन दोनों ग्रुप्स में कुछ रिलेशनशिप्स हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, उनका एंसेस्टर सेम है। ऐसे कुछ कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हमें क्या बताती है? क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Organisms of past cannot be studied without a proper system of classification. मैंने आपको कहा कि organisms of past के जो organisms हैं they can never be studied without the proper system of classification. जब तक proper system of classification से उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उनका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, तो आप जो पास्ट के ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनको स्टडी नहीं कर सकते। सो सी
how important biological classification is. So to evolve a natural or phylogenetic system, which should indicate evolution and origin of species. तो क्या है to evolve a natural और phylogenetic system? तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है हमारे पास? जस्ट अ मिनट प्लीज। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है? नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आपको नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मैं करूंगी टीच अभी, तो ये हम बात करेंगे सारी। तो ये क्या इंडिकेट करता है? एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, मतलब एवोल्यूशन एंड ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात हो रही है। इट हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप कहोगे मैम एवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की जब बात होगी तब बात होगी आपकी कि स्पीशीज का ओरिजिन कहाँ से है, टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सब हम तब पढ़ेंगे। तो इट हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और नीडलेस टू से अब कहने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो साइंटिफिक प्रोसीजर है एक किसका, टू क्लासीफाई और टू अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एंड प्लेसिंग ईच ऑर्गेनिज्म इन ए हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपके लिए, हमारे लिए जो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है दैट बिकम्स इजी नाउ। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। नाउ आपको सिलेबस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, बट बिफोर दैट आई वांट टू गिव यू some idea about the different system of classification because I feel this necessity कि आपको थोड़ा सा बेस पता होना चाहिए। ठीक है, हम 5 किंगडम से ही आगे स्टार्ट करेंगे, बट यू मस्ट नो कि पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ। कि अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेस समझना है तो थोड़ा सा ये हमें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब अगर आपको कोई पूछे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कितनी तरह का होता है तो आप बताओगे आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। Artificial, natural and phylogenetic. We will discuss each one by one. Artificial system of classification. Artificial system of classification was based on the presence or absence of few morphological or vegetative characters. अब artificial system of classification किसके ऊपर डिपेंड करता था, कि किसके ऊपर बेस्ड था। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड था? ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के ऊपर। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जब भी बात हो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स that were used for grouping of organisms or differentiating one group of organism from other. अब हमें कल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो क्लियर है, अब हम उसके टाइप्स की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमें पता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वी कैन क्लासीफाई और वी कैन डू द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो हम कर सकते हैं ना कि कोई फ्लावर ले लो, उसके नंबर ऑफ स्टेमन्स के इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, इसके जो करोला है वो रेड कलर का है, इसका भी रेड कलर का है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ morphological or the vegetative characters we can classify organisms into groups and subgroups। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। कैसे कैरेक्टर्स कंसीडर, अब मैंने आपको कह दिया कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात होती है, तो माइंड में आता है कौन से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स लाइक number and position of stamens style were taken into consideration। जैसे कि मैंने फ्लावर में पढ़ाया था, स्टेमन आपको पता है ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो वो नंबर, कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि नंबर एंड पोजीशन ऑफ स्टेमन्स एंड स्टाइल वर टेकन इनटू कंसिडरेशन। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम प्रपोज्ड बाय डिफरेंट पीपल। आगे डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो अभी आप ये समझो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से थे जिसके बेसिस पे आर्टिफिशियल सिस्टम ने ऑर्गेनिज्म को किस में डिवाइड कर दिया, ऑन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। So, the first artificial system of classification, देखिए मैं फिर कह रही हूँ, थोड़ा सा इसको आप समझने के लिए हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। The first artificial system of classification was given by Theophrastus। थियोफ्रेस्टस का नाम आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, आप एनसीईआरटी में दे रखा है एरिस्टोटल का नाम, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम was done by Theophrastus which was done on the basis of habitat। तो थियोफ्रेस्टस ने कैटेगराइज्ड किया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ही ग्रुप्ड प्लांट इनटू 4 कैटेगरीज, herbs, the undershrubs, the shrubs and trees। एनसीईआरटी में दे रखा है कि एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, एरिस्टोटल ने क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में। ठीक है जी, तो ये क्लासिफिकेशन थी जो एरिस्टोटल ने की, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो हम थियोफ्रेस्टस ने भी कभी नाम है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्रुपिंग की थी प्लांट्स की 4 कैटेगरीज में। वो कहते थे हर्ब्स हैं, अंडर श्रब्स हैं और ट्रीज हैं। बताना, हर्ब्स पता है आपको कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के, श्रब्स भी आपको पता है, और ट्रीज तो मालूम ही है हमें कि किस तरह के होते हैं। तो ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन कर दी थी। ये मैंने आपको अभी बताया कि अनदर आर्टिफिशियल सिस्टम, एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है दैट वाज गिवन बाय एरिस्टोटल फॉर एनिमल्स। ही ग्रुप्ड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप। एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट्स की तो बात हो गई कि एरिस्टोटल ने प्लांट्स को किस में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। अब सेकेंड उसने क्लासिफिकेशन की एरिस्टोटल ने एनिमल्स की। एरिस्टोटल ने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की। उसने एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट थे एनाइमा एंड सेकंड थे इनाइमा। कौन, एनिमल्स को उसने क्या किया, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब जो ग्रुप्स कौन से थे, फर्स्ट वाज एनाइमा।
एनाइमा का मतलब क्या होता है, ए का क्या मतलब होता है, एब्सेंस, तो इसमें क्या थे, एब्सेंस ऑफ ब्लड, ए मीन्स एब्सेंस, तो यहाँ क्या थे, एब्सेंस ऑफ ब्लड। सेकंड वाज इनेमा, इसमें क्या थे, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड और द एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड, एरिस्टोटल क्लासिफाई एनिमल्स इनटू टू कैटेगरीज। सी दिस इज हाउ साइंटिस्ट जो है अर्लियर टाइम्स से कैसे क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टर्स। तो जिस तरह एरिस्टोटल ने प्लांट्स को भी कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, एंड इन द सेम वे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल and absence of red blood cell. Enema and Anaima is not written in the NCERT. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये वर्ड आपने उसके लिए नहीं याद करना, NCERT में नहीं है तो कोई बात नहीं। कैरोलस लीनियस, अब एरिस्टोटल के बाद आए कैरोलस लीनियस, ये थोड़ा पता होना जरूरी है। कैरोलस लीनियस ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उनका किस पे बेस्ड था, आपने देखा, मैं कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम अभी बात कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि किसके बेसिस पे, राइट। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पे बेस्ड था, कैरोलस लीनियस ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लिया, प्रपोज किया, दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सम सेक्सुअल कैरेक्टर्स। कौन से थे, टोटल नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड कार्पल्स। याद कीजिए फ्लावर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने वैसे 12th में ये करवाया है, 12th की क्लास में है, तो आप देखिए इसमें क्या था। मैं, अगर आपको नहीं पता होगा, स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और कार्पल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पिस्टल सब हम डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं उसी तरह प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे, वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल। कितने नंबर, अच्छा, तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने आके आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और वो किस पे बेसिस था, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्वेश्चन आता है कौन से सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टेमन और कार्पल। टोटल नंबर ऑफ स्टेमन और कार्पल्स पे बेस्ड था। ही ग्रुप्ड प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस। ये ना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया, प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया 24 क्लासेस में। He categorized plant into 24 classes, out of which 23 belongs to phanerogamia, जिसमें क्या, phanerogamia का क्या मतलब होता है, sex organs are visible, and other belonged to cryptogamia, जिसमें क्या होते हैं, hidden sex organs होते हैं। समझे आप। तो इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने एनिमल्स की तो क्लासिफिकेशन कर, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि कितने सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर दी। और उन्होंने क्या किया, और ग्रुपिंग कर दी, प्लांट्स की ग्रुपिंग कर दी 24 क्लासेस में। 24 क्लासेस में प्लांट्स की ग्रुपिंग की, जिसमें सिर्फ 23 जो थे ना, वो किसको बिलोंग करते थे, फिनेरोगेमिया को। फिनेरोगेमिया का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल, राइट।
एंड वन बिलोंग टू क्रिप्टोगैमिया। आपको बस ये याद रखना है कि कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया 24 कैटेगरीज में, जिसमें से 23 कैटेगरीज जो थी वो बिलोंग करती थी फिनेरोगैमिया, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे, एंड ए वन स्पीशीज जो थी दैट बिलोंग टू क्रिप्टोगैमिया, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स जो है हिडन थे। तो देखो हम धीरे धीरे बात करते आ रहे हैं। हम एरिस्टोटल से स्टार्ट हुए थे, थियोफ्रेस्टस से स्टार्ट हुए थे, हम कैरोलस लिनियस पे आ गए कि कैसे उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आप समझ रहे हैं ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करवाई जा रही है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफाई हो गया, कैरोलस लिनियस ने क्लासिफाई कर दिया, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स आई। ड्रॉबैक्स क्या थी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स वर नॉट कंसिडर्ड। आपने देखा एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने प्लांट्स को डिवाइड ग्रुपिंग की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स की प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेमन्स और कार्पल्स के बेस पे क्लासिफाई किया। सेकंड उसने किया क्या किया कि सारे प्लांट्स जो हैं उनको 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, या क्लासिफाई कर दिया कहें तो ज़्यादा बेटर है। 24 क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया, जिसमें से 23 बिलोंग करती थी जिसपे सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे, फिनेरोगैमिया, और एक ऐसा था जिसमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन थे, क्रिप्टोगैमिया। अब सिर्फ इतनी ही बातों में सिर्फ यही कैरेक्टर्स थे, फीचर्स थे, जिसके बेसिस पे कैरोलस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया। उसकी एक ड्रॉबैक आई, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स वर नॉट कंसिडर्ड। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स वर नॉट कंसिडर्ड। रिलेशनशिप्स क्या हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की आपस में एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स नहीं कंसिडर के, ये कैरेक्टर ही कंसिडर नहीं किया गया कि क्या रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं, ये कंसिडर नहीं की गई। ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। आपने देखा मैंने लिनियस का क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सिर्फ एक दो ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर टेकन इनटू अकाउंट, सिर्फ ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वर कंसिडर्ड। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी फिर आर्टिफिशियल सिस्टम की। अब इन ड्रॉबैक्स को देखते हुए फिर आगे स्टडी की गई, तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए क्या आया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लियर हो गया होगा, तो उसके बाद क्या आया? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is a method that analyzes the parallel and differences in the number of characters under consideration. Natural system of classification वो मेथड है जो एनालिसिस करता है। किसका एनालिसिस करता है? सिमिलैरिटीज या पैरेलल्स लिख लो, आप बात कर लो, पैरेलल्स और डिफरेंसेस का इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरेशन। आपने नेचुरल सिस्टम में कौन से कैरेक्टर्स हैं, जिस उन कैरेक्टर्स हैं जो सिमिलर हैं और डिफरेंट हैं, उनका एनालिसिस करता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे? वी विल सी। This type of classification is based on the relationship between the common ancestor and descendants. हाँ जी, तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने क्या किया? जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड था? ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉमन एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट्स।
जो रिलेशनशिप है कॉमन इंसेस्टर और उसके डिसेंडेंट्स का, जो आगे जनरेशन टू जनरेशन आ रहे हैं। और सिंपल समझिए, द ट्रेट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कंसिडर्ड। ट्रेट्स क्या होते हैं? करेक्टर्स। जो करेक्टर्स ट्रांसफर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, the traits or characters that are constantly moving from one generation to next generation were considered in this system of classification. तो natural system of classification क्या था? That was based on the relationship between the common ancestor and the descendants. Common ancestor और उसके जो further generations हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये कौन बता रहा था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर ने इस क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द ट्रेट इंक्लूड्स, मैंने कहा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या बता रहा था कि नंबर ऑफ ट्रेट्स कि कौन जो ट्रेड ये बता रहा था ट्रेड्स, कौन से ट्रेड्स? वो ट्रेड्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर हो रहे हैं करेक्टर्स, उनको इसने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने बताया। अब कौन से, उसने कहा एग्जाम्पल्स कौन से थे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, एनाटॉमिकल करेक्टर्स, रिप्रोडक्शन, साइटोलॉजिकल और अदर्स। तो कौन से ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं? दे आर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, एनाटॉमिकल करेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स, साइटोलॉजिकल करेक्टर्स एंड अदर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रेट्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते थे और इन ट्रेट्स को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया गया। अब ये फीचर्स किसमें क्या करते थे? दे हेल्प इन कंपेयरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो फीचर्स थे ये किसमें हेल्पफुल थे? These features were helpful in comparing the similarities and dissimilarities between the different group of organisms. समझ आया आपको कि नेचुरल सिस्टम जो था इन करेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था, और ये जो करेक्टर्स थे ये हेल्पफुल होते थे इन डिफाइनिंग द सिमिलर एज वेल एज डिससिमिलर करेक्टर्स बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये थोड़ा बेस है, समझ आ जाए तो फिर हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी होमोलॉजिकल ट्रेट्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। होमोलॉजिकल ट्रेट्स कौन से होते हैं? इस पे क्वेश्चन आ चुका है। होमोलॉजिकल ट्रेट्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल द फोर लिम्ब इन ह्यूमंस। फोर लिम्स जो होते हैं ह्यूमंस में, दे हेल्प इन ईटिंग एंड ग्रास्पिंग, वेयर एज द फोर, देखिए एक होमोलॉजिकल करेक्टर्स कौन से होते हैं? दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन सेवरल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, तो होमोलोगस करेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये कौन से हैं? जैसे फोर लिम्स की। ह्यूमंस में फोर लिम्स किसमें हेल्पफुल होते हैं? इन ईटिंग एंड ग्रास्पिंग, राइट। बट बर्ड्स में किस लिए यूज होते हैं? दे आर मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प इन फ्लाइट। होमोलॉजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे फोर लिम्स हैं, आप इसकी डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, नहीं अगर क्लियर होगी तो हम इस पर बात करेंगे। होमोलॉजिकल करेक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, फोर लिम्स का एग्जाम्पल ले लो। ह्यूमन के जो फोर लिम्स है, दे आर यूज्ड इन ईटिंग एंड ग्रास्पिंग।
while forelimbs of birds के forelimbs क्या है? They are modified for flight, वो उड़ने के काम आते हैं. So this is the example of homologous organ. Definition homologous organ की अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे. ड्रॉबैक्स आ गई. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा तो उसके बाद उसके ड्रॉबैक्स आ गई. ड्रॉबैक्स क्या आई? कहता क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स while unrelated organisms get grouped together. अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या था? वी वर कंसिडरिंग द ट्रेड्स विच आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट. ऐसा ही हो रहा था ना, उन ट्रेड्स को हम कंसिडर कर रहे थे. मैंने बताया था फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम देख रहे थे. अब क्या हुआ? इस नेचुरल सिस्टम की एक ड्रॉबैक आई. कहता जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया. क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, वाइल जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है उनको किस में रख दिया? दे वर केप्ट ग्रुप्ड टुगेदर. क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो थे जिनका आपस में रिलेशन था, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, वो तो डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिए. और जो अनरिलेटेड थे, जिनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं थी आपस में, उनको एक ग्रुप में रख दिया. तो ये इसकी ड्रॉबैक आई. अब जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक आई तो हमारे पास क्या आया? फर्दर हमने स्टडी की तो हमारे पास आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था? इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री. देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द ट्रेड्स, लेकिन जो एवोल्यूशनरी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट वाज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री. तो इट इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड इट शोज द जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स. जब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक आई कि रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स एंड अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, तो किस चीज़ की नीड अराइज हुई? नीड अराइज हुई कि रिलेशनशिप पता करो. क्या रिलेशनशिप है? कॉमन रिलेशनशिप्स क्या हैं? अनसेस्टर के साथ क्या रिलेशन है? तभी क्योंकि नेचुरल सिस्टम की ये ड्रॉबैक थी और इसको ओवरकम किसने किया? आर्टिफिशियल सिस्टम ने, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ने. फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पे बेस्ड था? एवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री पे. तो ये इसने क्या दिखाया? जेनेटिक रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स. It generate trees called cladograms. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. ये जो मैंने अब तक टीच किया बहुत इंपॉर्टेंट है. It generate trees called cladograms, which are groups of organisms that include ancestor species and its descendants. इसमें क्या डिस्कस किया गया? It generate trees. इसमें ट्रीज जनरेट हुए जिसे ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें ट्रीज जनरेट किए गए जिसे कहते हैं क्लैडोग्राम्स. पता होना चाहिए. विच आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड एन एंसेस्टर स्पीशीज एंड इट्स डिसेंडेंट्स. इसमें क्या था? एंसेस्टर स्पीशीज थी और उसके डिसेंडेंट्स थे. क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडेंट्स from a common ancestor is called phylogenetic classification. So what is phylogenetic classification? Phylogenetic classification is classifying organisms on the basis of descendant. Classifying organisms
ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर से जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको क्या करते हैं हम कि द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिजम्स according to the similarities, dissimilarities and phylogenetic descendant is known as biological classification। तो ये इसकी डेफिनेशन आई। क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या थी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर organisms into groups or the process of grouping together organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities and their phylogenetic descent is called biological classification। तो इस तरह से हमारे पास ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आई। अब मैं अपने टाइटल पे वापस चलती हूँ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने 3 सिस्टम पढ़े, 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें मुझे कुछ समझ लगा कि क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे अगर हम चलें वापस, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द सिस्टम, इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities and placing the organism in a hierarchy of category। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट में देखेंगे। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आप एक बेस समझिए अबाउट द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो आपकी एनसीईआरटी में है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आप ये सारी चीज़ों को ओवरव्यू अच्छी तरह से पढ़िए और इसको आप अपने नीट की तैयारी के लिए इसके नोट्स प्रिपेयर करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइव क्लासेस में मिलेंगे। थैंक यू।